आपको लगता होगा ये 3 कानून वापस करवा लिया आपने, न्यूक के न्यू पड़े हैं, दूसरे और रास्ते तान लाग रहे हैं, दूसरे रास्ते से खेल आने लग रहा है आपके लिए। भूमि अधिग्रहण कानून के लिए पास कर दिया था, आंदोलनकारियों के लिए जो क्षतिपूर्ति कानून है, धीरे धीरे करके साजिश से तो रच रही है सरकार। सरकार सोच रही है कि ये रास्ता बंद हो गया तो कोई नया बहाना ढूंढ के लाएगी। वो हमारी ज़मीन भी छीनना चाहती है, भाव तो पूरा दे ही नहीं रही है, ज़मीन भी छीनना चाह रही है, और स्कूल बंद करा के कोरोना के नाम से डरा के हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। क्योंकि अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो ही तो वो आवाज़ उठा पाएंगे। 7 फरवरी को भाई मनदीप नथवान अपने साथियों के साथ करनाल जो सीएम सिटी है वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी किसान को मुआवजा मिले, वो करनाल की धरती पर जरूर। अगर हरियाणा में मांगेराम मल्लिक पैदा होते तो ये हरियाणा के नौजवान जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमने भी धान लान के वेरा पश्चिम बंगाल में जाना। सब खाना खाते हैं, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। मांगेराम मलिक जियों ने जो किसान यूनियन के नाम का पौधा सबसे पहले हरियाणा में लगाने का काम किया, और उस पौधे को हम आज 40-50 वर्ष के बाद फलता फूलता हुआ देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो किसान यूनियन सबसे पहले हरियाणा के हिसार जिले के हांसी तहसील के उमरा गांव से जो पौधा लगा, आज हम उसके 107वें जन्मदिन की खुशी में आप लोग यहाँ अगर मांगेराम मल्लिक अगर उस दिन संगठन ना बना दे तो आज आप एक बार सोच के देखो किसान की हालत क्या होती। मैं ये सोचूंगा अगर आज मांगेराम मल्लिक हरियाणा में संगठन ना बनाते, अगर बिहार में कोई मांगेराम मल्लिक पैदा हो जाता तो बिहारियों को धान लगाने के लिए हरियाणा में नहीं आना पड़ता। अगर हरियाणा में मांगेराम मल्लिक नहीं पैदा होते तो ये हरियाणा के नौजवान जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमने भी धान लान के वेरा पश्चिम बंगाल में जाना पड़े। ये छोटी ही बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जिनको याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, बहुत बड़ा काम वो करके गए। पूरे गांव उमरा को, पूरे उनके परिवार को मैं मेरी तरफ से नमन भी करता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि आपके गांव के इस जन्मभूमि के ऊपर ऐसे महान योद्धा पैदा हुए। मैं बार बार उनको नमन करता हूं। साथियों, मांगेराम मल्लिक के विचार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और मैं तमाम उन साथियों को जो उमरा गांव से संबंध रखते हैं, भाई मनदीप मल्लिक मेरे साथ में खड़ा है, भाई कैलाश मल्लिक खड़ा है, भाई मुकेश मल्लिक है, भाई दीपू है, तमाम बहुत सारे साथी आप उमरा गांव के, आपने साबित किया इस आंदोलन के अंदर कि वास्तव में आप मांगेराम मल्लिक के वंशज हैं। इसके अलावा जो मैं देखता था टिकरी बॉर्डर पर उनके पुत्र राम कुमार जी बैठे रहा करते, और यहाँ रणबीर फौजी जो उनके पुत्र या माइये टोल को वो संभाला कर दे। ये हैं असली वंशज। मांगेराम मल्लिक केवल एक गांव उमरा के नहीं है या मल्लिक के नहीं है, मांगेराम मल्लिक हम सब के माँ बाप हैं, हम सब के दादा दादी हैं। बार बार नमन करते हैं। साथियों, 2 बात आपसे करूंगा केवल। एक बात तो ये है कि जो भाई मनदीप नथवान आपसे अपील करके गया है कि 7 फरवरी को गांव वाइज 500 से 600 एकड़ गेहूं की फसल खराब हो रही है। 7 फरवरी को भाई मनदीप नथवान अपने साथियों के साथ करनाल जो सीएम सिटी है वहाँ पहुँच रहे हैं। जितनी जिसमें योग्यता हो, गाड़ी ले जा सकता हो गाड़ी ले जाओ, ट्रैक्टर ले जा सकता हो ट्रैक्टर ले जाओ। 7 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ सारे साथी पहुँचें। और आखिरी बात यह है कि मेरी फीलिंग की बात है, आज बहुत दिनों के बाद आज ये सभा मैंने देखी है, ये आत्मिक शांति है मिली है। सभा बहुत देखी, बड़े ऊंचे ऊंचे स्टेज थे।
और उन पर तो ब्योत हो जाता जुकर कच्चा में बदन वाली माइस ने पक्का पर बहन देना खड़ी खड़ी पाँ मारी जाग रहे। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी सभा में बोलने का मौका मिला। अभी हमें मुआवजा नहीं मिल रहा, बुढ़ापा पेंशनें काटी जा रही है, नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग, ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग, इन तमाम मांगों को लेकर करनाल के अंदर 7 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसमें तमाम संगठनों के नेताओं को भी हम निवेदन कर रहे हैं, कोई अपना झंडा बैनर सभी अपने साथ लेके आएँ। ये किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं, जो चाहते हैं अभी किसान को मुआवजा मिले वो करनाल की धरती पर जरूर आए। साथ ही यहाँ जोगिंदर बैठा है, विकास बैठा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको सबसे निवेदन है, आप सभी नेता बैठे हो, कमांडर बैठे हो इस लहर के, आप सभी साथियों से निवेदन है कि 7 तारीख को आप करनाल के अंदर आओगे। जो मांगेराम जी ने शुरुआत की थी उसका असर दिखाई दे रहा है। कुछ साथी कह रहे हैं अभी ये आंदोलन चला है, शायद इतने लोग एकदम जुड़ गए, इसके लिए पीछे इनकी कुर्बानियाँ काम किया हुआ है, तब जाके लोग जागे हैं। लंबा इतिहास है। मैं अपने संगठन की तरफ से फिर मांगेराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप 7 फरवरी को करनाल जरूर पहुंचोगे। आपने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। लिए अपने मजदूर भाइयों के लिए, अपने किसानों के लिए अच्छा काम करें, ताकि जाने के बाद भी लोग अगर किसी को याद करते हैं तो उनके कर्मों से याद किया जाता है। नाम भूल जाते हैं लेकिन उनके अच्छे कर्मों के कारण आज हम चौधरी मांगेराम मलिक को सब याद कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज उमरा गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस गांव में एक महान पुरुष पैदा हुए, उनके जन्मदिन पर आकर यहाँ बोलने का 2 शब्द कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा ये कहूँगी कि किसान भाइयों सभी एकता बनाए रखो। आप लोग अगर आप अभी भी पार्टियों में बटे रहेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। नेता तो चाहते ही ये हैं कि हम लोग बटे रहें ताकि उनका फ़ायदा हो। जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठाता है, ऐसे ही अगर हम किसान भाई बटे रहेंगे। ये नेता लोग हैं ना, ये जो बड़े बड़े हैं, ये सारे पीछे पर्दे के पीछे एक साथ खाना भी खाते हैं, ब्याह शादियों में भी एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन जो गांव में लोग जुड़े होते हैं वो कहता है तू कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तू बीजेपी का। वो आपस में दुश्मनी बना लेते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है कि वो बातचीत तक करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जब शादी करते हैं अपने बेटों की, खट्टर को गाली देते हैं एक तरफ से और दूसरा फिर खट्टर को वहाँ गेस्ट बुलाते हैं। एक साथ टेबल पे बैठ के सब खाना खाते हैं, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग पार्टियों के बहकावे में आना बंद करें। पार्टियों की गुलामी तब तक नहीं छोड़ोगे तो आप लोगों का भला नहीं हो सकता। पार्टियों की गुलामी करना बंद करें मेरे भाइयों, जाग जाओ। इतने सालों से आप पार्टियों के गुलामी कर रहे थे, इसीलिए अब 1 साल तक हम सड़कों पर बैठे रहे और उसके बाद भी फसल MSP के रेट पे कहीं पे भी खरीदी नहीं गई है। आगे भी बटे रहेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। धीरे धीरे करके साजिशें तो रच रही है सरकार सोच रही है कि ये रास्ता बंद हो गया तो कोई नया बहाना ढूंढ के लाएगी। वो हमारी ज़मीन भी छीनना चाहती है, भाव तो पूरा दे ही नहीं रही है, ज़मीन भी छीनना चाह रही है और स्कूल बंद करा के कोरोना के नाम से डरा के हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। क्योंकि अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो ही तो वो आवाज़ उठा पाएंगे, तभी तो वो अपने हकों को जान पाएंगे। नहीं तो हमारे बाप दादा बेचारे बुजुर्ग ना उनको ये पता था कि खाद का रेट क्या लिखा है, इस पर कितने का कट्टा आएगा, क्या आएगा। जो कह दिया वही मान के चले गए। अभी भी खाद के साथ में एक बोतल साथ में दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये 2 खाद से भी बहुत अच्छी है, यूरिया से भी बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर वो इतना अच्छा कर रही है किसान के भले की तो सरकार फ्री में क्यों नहीं दे रही? ऊपर से कहते कि इसका 250 रुपये भी कटेगा। मैं मेरे पिताजी के साथ भिवानी गई हुई थी, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ। उन्होंने 5 कट्टे खाद के लिए तो कहते जी 1 बोतल साथ में आएगी। मैंने कहा मेरे पिताजी को तो नहीं चाहिए। नहीं मैडम जी ये तो है ना, यूरिया से भी बढ़िया काम करेगी। मैंने कहा यूरिया से करेगी लेकिन मेरे पिताजी ने खाद चाहिए, वो सिर्फ खाद का ही पैसा देंगे। तो कहने से ठीक है, उन्होंने बिल छोटा कर दिया, काट दिया, 270 रुपये घटा दिए। लेकिन अगर आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो वो आपको मन चाहे हर चीज़ थोपते रहेंगे कि आप ये खरीदोगे तो ये लोगे। हम जब दूध बेचने जाते हैं हम तो कभी नहीं कहते भाई 1 लीटर दूध लोगे तो इसके साथ 1 लीटर लस्सी लेनी पड़ेगी जो हम 20 रुपये लीटर बेचेंगे। कहा कभी किसानों ने? किसान का दूध का रेट वही है, घी का रेट वही है, लेकिन किसान जब बिंदौले खरीदने जाता है तो 2500 में भी बिनौली की बोरी नहीं आती। खड़ की बोरी खरीदने जाते हो 2500 में बोरी आती है।
तो जो चीज़ हमारी चीज़ है, बाड़ी हम बोते हैं ना, और जब बेचने जाते हैं ना कपास, तो वो कहते हैं इसमें नमी है, ये है, हमारी सस्ते भाव में खरीदते हैं। और उसी कपास का फिर रुई निकाल के वो रुई महंगे भाव में बेचते हैं, और वही बिनौले निकाल के हमें ही वो दुगने दामों में बेचते हैं। हम खाद के लिए छापा मार रहे थे हाँसी में, तब हमने देखा कि जो गेहूँ अपने घरों में पड़ा होता है, सेम गेहूँ इतने बड़े बड़े गोदामों में भर के रखे हुए हैं उन्होंने, दुनिया हजारों बोरियां भरी हुई हैं, और साथ में बहुत सारे कट्टे भर के रखे हुए हैं। कट्टों पे अपनी कंपनी की मोहर लगी हुई है। उन गेहूँ को झाड़ के छान के थोड़ा चमका के रखा हुआ है, सेम गेहूँ, और आपसे लिया गया 1800-1900 रुपये क्विंटल, और वहाँ 4000 रुपये क्विंटल, एक कट्टा 2000 रुपये का दे रहे हैं। हमारी चीज़ हमारे से आधे रेट में लेते हैं, और जब हमें बीज का नाम दे के उसको अपनी कंपनी की मोहर लगा के हमें डबल रेट में बेच रहे हैं, और हम बावड़े भी बन रहे हैं, हम बड़े खुश होकर ले भी रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब अपने खेत में बीज होता है, हम गेहूँ निकालते हैं, तो सबसे अच्छा किले में गेहूँ हुए हैं, हम वो अपने बीज के लिए रखना शुरू कर दें। मेरे याद आ रही है, पहले मेरे पिताजी और बिरसम खातर बिरसम का बीज घर में ही बनाया कर दे, थोड़ा सा आधा क्यारा छोड़ देंगे, उसने काट के फिर न्यारा धर लिया करते। तो इसलिए जागो, अपना हकों को पहचानो, और एकता बहुत जरूरी है, एकता बनाए रखें। चौधरी मांगे राम जी अमर रहें, चौधरी मांगे राम जी अमर रहें, जय जवान। चौधरी मांगे राम मलिक जिंदाबाद। ये विचार अमर रहे, इस उम्मीद में ये जिंदाबाद रहे, आप लोग इस विचार को लड़ते रहें, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबके चरणों में अपना प्रणाम करता हूं। सबको मेरी नमस्ते, जितने लोग यहां पहुंचे हैं और जो बाहर सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले खरेटा साहब ने मुझसे पहले 1 मिनट पहले बोला कि उस टाइम पे भी सरकारें ये कहती थी कि आपकी कीमतें लगेंगी, उस टाइम पे भी वो आपकी पीढ़ियों की बर्बादी के रास्ते खोल रही थी, बना रही थी और निपटा रही थी हम लोगों को धीरे धीरे। और इस वक्त की सरकार भी कर रही है, जो इसकी नींव रखने वाली इससे पहले वाली सरकार थी। तो भाई, अगर अपने थोड़े से जो सामाजिक जीवन है मेरा 20-22 साल का, जब घर से निकले थे, उस सामाजिक जीवन का अगर मैं निचोड़ बताऊं, तो मैंने एक ही निचोड़ समझा कि इसके बाद वाली सरकारें भी आपके बच्चों की बर्बादी का रास्ता बनाती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि हम उनको समझना सीख जाएं, हम उनके हिसाब से चलने की बजाय उनको अपने हिसाब से चलाना सीख जाएं। आने वाले वक्त में जो आपके लिए पानी का कानून आ रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, जो बीज का कानून आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे जो कानून आ रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नाम पे जो कानून आ रहे हैं, और आपके खेतों के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर के एक एक कानून, ये उन्हीं 3 कानूनों का एक्सटेंशन है। आपको लगता होगा ये 3 कानून वापस करवा लिया आपने, न्यू के न्यू पड़े हैं, दूसरे और रास्ते तान लाग रहे हैं, दूसरे रास्ते से खेल आने लग रहा है आपके लिए। भूमि अधिग्रहण कानून के लिए पास कर दिया था आंदोलनकारियों के लिए, जो क्षतिपूर्ति कानून है ये भी लागू है हरियाणा में। जब चाहे आपकी जमीन, जब चाहे आपको नीलाम कर सकते हैं आपकी जमीनों को, अगर ये कानून, ये जो मुकदमे लाग रहे हैं, चाहे वापस नहीं हुए तो, और आगे ये कानून नहीं तोड़वाया तो आपकी सारी जमीनों को काबू करने के पूरे इंतजाम इन लोगों ने किए हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, इन्होंने उसके अंदर एक खेल खेला कि आप एक कुर्सी छोड़ के बैठोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया, उसके अंदर एक कुर्सी छोड़ के बैठे हैं सदन के अंदर, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कारण से सदन में बैठे पार्लियामेंट के मेंबर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, तो चर्चा के बाद किसी भी बिल के ऊपर कानून बनने से पहले वोटिंग नहीं होगी। तो आपने देखा होगा 2 साल से संसद के अंदर वोटिंग नहीं हुई है किसी भी कानून पे, चाहे वह फायदे में हो चाहे वो नुकसान में हो, वो कानून आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से पास होगा। ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून आए थे, ये भी ध्वनि मत से पास हुए थे। जिस टाइम पे पंजाब के किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम में जब ये कानून पढ़ रहा था, तो कानून पढ़ के मेरे समझ में आया, जो तो खेले बड़ा चल रहा है भाई। अपना किसान, जिसको प्रधानमंत्री कहता है कि 85 करोड़ किसान जो है वो 10वीं पास तक कम पढ़े लिखे हैं, तो 85 करोड़ आदमी तो इस खेल ने समझ ही नहीं पाएंगे ना सीधे सीधे, क्योंकि ये खेल सारा अंग्रेजी में छापा। आपने ये भी नहीं समझा कि सारी भाषाओं में कानून थे। अगर वेबसाइट पे जाते ना, अगर आप भारत सरकार की
सारी भाषाओं में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, सारी चीजों में, केवल पंजाबी और हिंदी में नहीं थे। क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये हिंदी और पंजाबी प्रदेश हैं, सिर्फ इन दो भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं किए थे। बैठ के उनकी गेला ट्रांसलेट कर जब समझाने शुरू करे तो जब पैरों के नीचे की जमीन खिसकी कि ये केवल खेती के कानून नहीं है, इन बनाने वाली संस्था वाई है जिसके घरा भरन लाग रहे रोज की रोज। एक नाम लेऊंगा, सबने नाम सुन रखा है, जॉन डीरे ट्रैक्टर सुन रखा सबने। जॉन डीरे ट्रैक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही बिल गेट्स है जिसने स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर बीज का बैंक बना रखा है और 3.5 लाख बीज पेटेंट करा के बैठ गया है। अगला कुंडली मार के जैसे खजाने पे सांप बैठ जाया करे।